नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर अचीवर्स पर। आज हम लोग दृष्टि आईएएस के बिहार अंक फरवरी माह का करेंट अफेयर्स देखेंगे। है पहला यहाँ पॉइंट है कि पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट चर्चा में आखिर क्यों है। पुस्तक का नाम क्या है? स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। चर्चा में इसलिए कि बिहार के राज्यपाल ने 5 फरवरी 2025 को राजभवन में मनोज कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का विमोचन किया है। कौन है इस पुस्तक के लेखक? कौन है इस पुस्तक के लेखक? है मनोज कुमार। कौन है? मनोज कुमार, जो कि क्या थे? पहले स्ट्रीट वेंडर्स थे और स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट बन गए। ब्यूरोक्रेट यानी कि मतलब किसी कोई अफसर बने हैं, ये किसी अफसर के पद पे गए हैं। और नाम भी बहुत रोचक है इनका। रोचक इसलिए क्योंकि अभी भी एक मूवी बनी थी 12th फेल, उसमें भी जो नायक थे उस मूवी के नायक का नाम भी मनोज कुमार शर्मा ही था। हालांकि मनोज कुमार शर्मा नहीं है, मनोज कुमार हैं। तो इस अगर पुस्तक का नाम पूछा जाए कि स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, ये पुस्तक किसने लिखा है तो मनोज कुमार ने लिखा है, जो कि उनके खुद के जीवन पर आधारित है। उसके बाद है कि मुख्य बिंदु। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? बोल रहा है कि पुस्तक के बारे में इसमें लेखक ने बिहार के कोसी क्षेत्र से दिल्ली तक की यात्रा का संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक वर्णन किया है। ये जो लेखक हैं, लेखक का जो निवास स्थान है, जन्मभूमि, वो कोसी क्षेत्र है। कोसी क्षेत्र से कैसे इनका जाना दिल्ली होता है और दिल्ली में कैसे किस तरह की लाइफ स्पेंड करते हैं, वहाँ पर किस तरह का स्ट्रगल वाली लाइफ होती है वहाँ पे। लेकिन जितना स्ट्रगल है उतनी ही इंस्पिरेशन भी है। आगे की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद वह अपनी मेहनत और लगन से सिविल सर्विस परीक्षा में सफल हुए और उच्च पद पर पहुंचे, और पुस्तक का संपादन डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने किया है। यहाँ से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कि इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो पुस्तक का राइटर है मनोज कुमार। पुस्तक क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? तो स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो माननीय राज्यपाल ने बिहार ने किया। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के संपादक कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार हैं। उसके बाद आइए आगे जानते हैं कि लखीसराय संग्रहालय के बारे में। लखीसराय जो कि बिहार का दक्षिणी जिला है, उसके बारे में जानते हैं कि वहाँ पे एक म्यूज़ियम ओपन हुआ है। एक ऐसा म्यूज़ियम जो कि बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व का दूसरा सबसे बड़ा म्यूज़ियम ये बन गया है। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। बोला 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने 35.8 करोड़ की लागत से बने लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया। कितनी लागत से? 35.8 करोड़ की लागत से लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। बोला मुख्य बिंदु, लखीसराय संग्रहालय के बारे में, यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय है। उसके बाद बोल रहा है कि संग्रहालय का भवन काफ़ी सुसज्जित तरीके से बनाया गया है, जिसमें इंडोर थिएटर व आउटडोर थिएटर का भी निर्माण किया गया है। बोला लखीसराय जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई से प्राप्त पौराणिक मूर्तियाँ, शिलालेख, मृदभांड, बौद्ध स्तूप और कीमती पत्थर, जिन्हें अशोक धाम मंदिर समेत अन्य स्थानों पर रखा गया है, अब इस संग्रहालय में संरक्षित है। यानी कि जो भी पौराणिक चीज़ें मिली थी, जो भी पुरातात्विक चीज़ें मिली थी जिस जगह पे ज़िले में, उन पुरातात्विक सामग्रियों को किस मंदिर में रखा गया था? तो अशोक धाम मंदिर में रखा गया था। किंतु अशोक धाम मंदिर से अब इन सारी सामग्रियों का विस्थापन हो चुका है यहीं लखीसराय संग्रहालय में। उसके बाद है कि क्या महत्व है, आखिर इस लखीसराय संग्रहालय का क्या महत्व है। तो बोल रहा है ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण। संग्रहालय जिले के प्राचीन इतिहास और संस्कृति का संरक्षण करेगा। सही बात है। जो लखीसराय ज़िला है, लखीसराय ज़िले का जो भी इतिहास रहा है, वहाँ की जो संस्कृति रही है, इतिहास वास्तव में एक तरीके से सांस्कृतिक इतिहास भी होता है, किसी जगह का सामाजिक इतिहास भी होता है। तो उस सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का संरक्षण ये संग्रहालय करेगा। और साथ ही साथ जो मूर्तियाँ मिली है, तो मूर्तियों के मिलने से मूर्तियों के अध्ययन पर मतलब जोर दिया जाएगा, उनका संरक्षण किया जाएगा। फिर है कि पर्यटन को बढ़ावा। जब जब मतलब बिहार अपनी ऐतिहासिकता के लिए ही जाना जाता है, यहाँ पे इसकी ऐतिहासिक धरोहर इतनी ज़्यादा रही है कि ये पर्यटन के लिए एक प्लस पॉइंट है, टूरिज्म के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो बोल रहा है कि संग्रहालय से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोग यहाँ के इतिहास और संस्कृति को जानेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। फिर एक स्थानीय संस्कृति का प्रचार। संग्रहालय लखीसराय से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को प्रस्तुत करने सहायता मिल सकती है। घोषणा। बोला ज्ञातव्य है कि लखीसराय के आसपास के क्षेत्र में पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए लखीसराय में संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी। मतलब यहाँ की इस जगह की जो ऐतिहासिकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, सामग्रियाँ मिलती जा रही थी, पुरातात्विक सामग्रियाँ जो कि इस जगह के, इस ज़िले के ऐतिहासिक होने की घोषणा कर रही थी। और इसलिए इस जगह की ऐतिहासिकता को संजोने के लिए यहाँ पे एक संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा कब हो चुकी है? 2018 में ही घोषणा हो चुकी थी। लेकिन अब ये 7 साल बाद ये घोषणा सफल हो पाई है लखीसराय संग्रहालय के रूप में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। फिर बोला कि लखीसराय ज़िला, लखीसराय ज़िले के बारे में जानते हैं। जो बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है या फिर बीपीएससी प्रीलिम्स है, इसमें जो ज़िलों का जो नाम है और ज़िलों से जुड़े जो तथ्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला यहाँ पर तथ्य है कि यह ज़िला 3 जुलाई 1994 को स्थापित किया गया था। पहले लखीसराय मुंगेर ज़िले में एक अनुमंडल था। लखीसराय के ज़िले का पार्ट था तो मुंगेर ज़िले का एक पार्ट था। फिर बोला ज़िले के भीतर कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों और धार्मिक स्थलों में अशोक धाम, बड़हिया के भगवती मंदिर, श्रृंगी ऋषि, जलप्पा स्थान, अभयनाथ स्थान, अभीपुर पर्वत, अभीपुर के महारानी स्थान, गोविंद बाबा स्थान, रामपुर और दुर्गा स्थान, लखीसराय आदि हैं। बोला लखीसराय क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय व पटना से घिरा है। मतलब ये लखीसराय की तरीके से चौहद्दी है कि जो बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे लखीसराय है। लखीसराय के बोल रहा है कि पूरब में क्या है, तो लखीसराय के पूरब में मुंगेर है। क्या है, लखीसराय के पूरब में मुंगेर है। फिर उसके बाद बोल रहा है दक्षिण में क्या है, शेखपुरा है। क्या है, शेखपुरा। उसके बाद बोल रहा है पश्चिम में बेगूसराय है। क्या, पश्चिम में बेगूसराय है। और उसके बाद इसके बोल रहा है कि उत्तर में कौन है, पटना है। कौन है, पटना। याद रहेगा, पीएमएसबी। लखीसराय के उत्तर में क्या है, पटना है। लखीसराय के पूरब में क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है क्या, मुंगेर। लखीसराय के दक्षिण में क्या है, शेखपुरा। लखीसराय के पूरब में क्या है, तो यहाँ पे बेगूसराय है। होप आप लोग को याद रहेगा। फिर मनेर शरीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरीके से ऐतिहासिक कह लीजिए, सांस्कृतिक कह लीजिए, सामाजिक कह लीजिए, एक तरीके से धरोहर है। एक सूफी संत की ये दरगाह है। बोला चर्चा में क्यों, बोला बिहार के मुख्यमंत्री ने मनेर शरीफ में हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के 756वें उर्स में शामिल हुए। अब बोला ये मनेर शरीफ है कहाँ, मनेर शरीफ वास्तव में पटना ज़िले में एक जगह है मनेर, वहाँ पे ये एक दरगाह है मनेर शरीफ। और किसकी दरगाह है, तो ये हज़रत मखदूम शाह कमालुद्दीन या अहमद याहिया मनेरी का दरगाह है। बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन सा दरगाह किस सूफी संत के नाम पे है। तो इसमें पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अगर याद कर ले कि याहिया मनेरी की, अहमद याहिया मनेरी की, तो वो काफ़ी है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उनकी 756वीं उर्स है। उर्स क्या होता है, तो उर्स किसी भी सूफी संत का एक तरीके से जन्मदिन होता है। और एक तरीके से उनका पूछा जा सकता है कि कौवा उर्स मनाया गया है। अहमद याहिया मनेरी का कौवा उर्स मनाया गया, तो 756वां उर्स मनाया गया। क्या कुछ मुख्य बिंदु है। साथ ही आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री साहब हमेशा ही मतलब यहाँ पे चादर चढ़ाने के लिए जाया करते, चाहे वो पटना सिटी का गुरुद्वारा हो या फिर मनेर शरीफ का दरगाह हो। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा यहाँ पे उनका जाना होता है। पूरा का मुख्य बिंदु मनेर शरीफ के बारे में। पटना ज़िले में स्थित इस शहर का पुराना नाम मनियार मथान था। क्या था, मनियार मथान। कभी मनियार मथान हुआ करता था और आज ये मनेर है। बोल जिसका अर्थ है संगीतमय शहर। वाह, क्या नाम है। बोल रहा मनियार मथान, जिसका अर्थ है संगीतमय शहर। और आपको ये पता होगा कि जो सूफी संत होते हैं वो मतलब क्षमा उनका एक जो क्रियाविधि होती है सूफी संतों की, एक गतिविधि होती है क्षमा नामक जो इस गतिविधि में वो लोग संगीत वो किया करते हैं और संगीत के माध्यम से अपने ईश्वर से जुड़ा करते हैं। और इसलिए इस जगह का नाम जो है मनियार मथान था, यानी संगीतमय शहर। मथान मतलब शहर और मनियार का मतलब यहाँ पे है संगीतमय। तो उसके बाद देखने के बोले इस शहर में सूफी संत मखदूम याहिया मनेरी और मखदूम शाह दौलत की कब्रें हैं, जिन्हें बड़ी दरगाह, महान तीर्थस्थल और छोटी दरगाह, छोटा तीर्थस्थल के नाम से जाना जाता है। जो याहिया मनेरी की जो दरगाह है वो क्या है, महान बड़ी दरगाह है। और जो मखदूम शाह दौलत की कब्र है वो क्या है, छोटी दरगाह है। फिर बोल रहा वर्ष 1616 में मखदूम शाह दौलत को यहाँ पर दफनाया गया था। मखदूम शाह दौलत को यहाँ पर दफनाया गया था कब, वर्ष 1616 में, यानी कि मध्यकालीन भारत की बात हो रही है। और वर्ष 1619 में बिहार के शासक इब्राहिम खान ने यहाँ छोटी दरगाह का निर्माण कराया था। पूछा जा सकता है कि यहाँ पर छोटी दरगाह का निर्माण किसने कराया था, तो छोटी दरगाह का निर्माण कराया था इब्राहिम खान ने। और बड़ी दरगाह का निर्माण किसने कराया था, तो यहाँ पे मखदूम शाह दौलत की जो दरगाह है वही बड़ी यहाँ पे दरगाह है। वह उर्स बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक वर्ष मनेर दरगाह परिसर में मखदूम शाह की जन्म स्थली का सालाना उर्स मनाया जाता, आयोजन किया जाता है। बोल रहे मखदूम याहिया मनेरी, बोल रहे इन्हें मखदूम उल मुल्क बिहारी और मखदूम ए जहाँ के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जुलाई 1264 ईस्वी को पटना के पास एक गांव मनेर में हुआ था। वही मनेर यानी कि मनियार जो मथान था उस जगह को मनेर कहा जा रहा है।
तो ये पूछा जा सकता है कि मखदूम याहिया मनेरी जो सूफी संत थे उनका उपनाम क्या है, तो मखदूम उल मुल्क और मखदूम जहाँ, मखदूम उल मुल्क और मखदूम जहाँ। मखदूम उल मुल्क बिहारी और मखदूम जहाँ इनका उपनाम है। इनका जन्म कब हुआ था? 1264 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो पटना के गाँव मनेर के पास। तो बोला इन्हें अरबी, फारसी, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, धर्म और तसव्वुफ, माफ़ कीजिएगा, तसव्वुफ है, तसव्वुफ मतलब सूफीवाद की गहरी समझ थी, यानी कि इन्हें बहुत सारे विषयों की समझ थी। बोला फिरदौसी संप्रदाय से संबंध रखने वाले इनके पिता मखदूम कमालुद्दीन याहिया मनेरी बिन इज़राइल बिन ताज फ़की अल खलील यानी फ़िलिस्तीन से थे, जो मनेर के एक सूफी संत थे। मतलब यहाँ पर जो दरगाह है याहिया मनेरी साहब की, उनके जो पिता थे वो कहाँ से? इज़राइल से बिलोंग करते थे, सॉरी फ़िलिस्तीन से बिलोंग करते थे। और फ़िलिस्तीन से आने के बाद वो यहीं पे बस गए थे। और इसके बाद तो जो हमारे ये सूफी संत थे मखदूम याहिया मनेरी, उनका भी यहीं पे जन्म हुआ और वो यहीं पे रह गए। फिर उसके बाद है क्या कि नवादा में 142 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। बोला चर्चा में क्यों? नवादा जो एक दक्षिणी जिला है, यहाँ पे कौन सी 142 योजनाएं हैं? बोला मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नवादा में करोड़ रुपए की लागत वाले 142 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। बोल रहा है कि मुख्य बिंदु, मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नवादा जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 211.96 करोड़ रुपए की 202 योजनाओं में से 130.06 करोड़ रुपए की 142 योजनाओं का उद्घाटन और 73.89 करोड़ रुपए की 60 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही जिले में अन्य विकास योजनाओं का अवलोकन किया गया। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कितने का? तो 202 योजनाओं में से 142 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ये कितने की जो 142 योजना है उनकी लागत कितनी है? तो 138.06 करोड़। तो पूछा जा सकता है कि बिहार बजट में नवादा जिले को कितना वो मिला है, अनुदान मिला है? तो 138.06 करोड़ मिला है। और कितनी योजनाओं के तहत? तो 142 योजनाओं के तहत। और फिर बोल रहा है कि ये तो उद्घाटन किया गया, 142 योजनाओं का उद्घाटन किया गया और जो 60 योजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास किया गया है। कितना? मतलब पूरी योजनाएं जो कितनी हैं? पूरी योजनाएं हैं 202 में से कितनी? 142 ऐसी योजनाएं हैं, 142 ऐसी योजनाएं जिनका उद्घाटन किया गया है। और इनमें से बचे जो 60 ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया गया है। 60 का शिलान्यास और 142 का उद्घाटन किया गया है। तो जो 142 योजनाएं जिनका उद्घाटन किया गया है उनकी लागत कितनी है? उनकी लागत है 138.06 करोड़ है। कितनी लागत है? 138.06 करोड़। और जो 60 जो योजना है जिनका शिलान्यास किया गया है उनकी लागत कितनी है? 73.89 करोड़। 73.89 करोड़। 142 योजनाओं का उद्घाटन हुआ है और 60 योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। 142 योजनाओं का लागत कितना है? 138.06 करोड़। 142 योजनाओं का लागत कितना है? 138.06 करोड़। और जो 60 योजना उनका कितना लागत है? 73.89 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है कि क्या प्रमुख विकास योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं हैं? भाई 142 योजनाएं हैं। बोला नवादा में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। फिर बोला रजौली अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। रजौली अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नवादा जिले के बहुउद्देशीय प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा। फिर नवादा नगर परिषद में छूटे 27 वार्ड में गंगा जल आपूर्ति की जाए। गंगा जल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पर्यावरण संबंधित है, जलवायु संबंधित है और बहुत सारे यहाँ पे अभियान चल रहे हैं, इसलिए पूछा जा सकता है कि किस नगर परिषद में 27 वार्ड में गंगा जल आपूर्ति की जाएगी? तो नवादा नगर परिषद में। फिर बोल रहे नवादा के रजौली में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। फिर बोला महत्व, इन योजनाओं के से नवादा जिले में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी जो शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाएंगे। फिर है कि नवादा जिले का इतिहास मगध साम्राज्य से जुड़ा है और इस क्षेत्र को लोग मगही बोलते हैं। ठीक है, लाजमी सी बात है, मगध साम्राज्य तो यहाँ पे लोग पहले मगधी बोला करते होंगे। मगधी ही अपभ्रंश होके मगधी ने अपना नाम मगही कर लिया। बोला प्राचीन काल में वनाच्छादित होने के कारण इसका प्रसंग पांडवों के अज्ञातवास में भी हुआ है, यानी कि यह वही क्षेत्र था जहाँ पे पांडव आके अपना अज्ञातवास गुजारे थे। आज भी नवादा के कई प्रखंड वन से घिरे हैं, जैसे कि रजौली, कौवाकोल, गोविंदपुर इत्यादि। बोला नवादा शब्द नौ और आबाद 2 शब्दों से बना है। बहुत ही अच्छी जानकारी है कि नवादा का मतलब क्या है? 9 प्लस आबाद
बोला कि अर्थात खुरी नदी के उत्तर में जो मानव बस्तियाँ बसी वह नव आबाद थी, यानी नया रूप से मतलब बसा, आबाद मतलब बसा हुआ, जहाँ पर जनसंख्या आके बसे। कौन सी नदी के उत्तर में? तो खुरी नदी के उत्तर में। पूछा जा सकता है कि नवादा नदी, जो नवादा जो ये ज़िला है उसका विकास किस नदी के उत्तर में हुआ? तो खुरी नदी के उत्तर में। कहाँ पे? खुरी नदी के उत्तर में इसका विकास हुआ। फिर बोल रहा है कि वर्तमान में नवादा जिले की सीमा दक्षिण में झारखंड के कोडरमा से लगी हुई है। दक्षिण में झारखंड के कोडरमा से लगी हुई है। यानी कि फिर उसके बाद है कि 26 जनवरी 1973 को अस्तित्व में आया यह ज़िला पहले गया ज़िले के अधीन एक अनुमंडल था, यानी कि जो ये था नवादा ज़िले था किसका पार्ट था? ये गया का पार्ट था। और अभी हम लोग पढ़े थे लखीसराय के बारे में। लखीसराय किसका पार्ट था? लखीसराय पार्ट था किसका? मुंगेर ज़िला का। लखीसराय मुंगेर ज़िला का पार्ट था। और जो ये है नवादा ज़िला है किसका पार्ट था? गया ज़िले का पार्ट था, जो कि अलग कब हुआ? 26 जनवरी 1973 को। कब? 26 जनवरी 1973 को ये अलग हुआ था। और नवादा जो शब्द है किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो नौ प्लस आबाद, नौ प्लस आबाद, ये जो शब्द है इन दो शब्दों से मिलकर जो नवादा बना हुआ है। और ठीक है, और कौन सी नदी के उत्तर में नवादा का विकास हुआ था? तो खुरी नदी जो है, खुरी नदी के उत्तर में इस नवादा जिले का विकास हुआ था। फिर बोल रहा है कि नवादा जिला कई प्रमुख पर्यटन स्थल है, जैसे ककोलत झरना, प्रजातंत्र द्वार, सीतामढ़ी, नारद संग्रहालय, शेखो देवरा और क्या है बुनियादी तीर्थ। इंपॉर्टेंट हो सकता है। खकोलत झरना हमेशा बीपीएससी एग्जाम में पूछते रहता है। प्रजातंत्र द्वारा पूछा जा सकता है। नारद संग्रहालय पूछा जा सकता है। अभी हम लोग संग्रहालय की बात कर रहे थे, लखीसराय संग्रहालय के बारे में। तो लखीसराय संग्रहालय लखीसराय में है, लेकिन पूछा जाए नारद संग्रहालय कहाँ पर, तो लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। नारद संग्रहालय नवादा में है, ठीक है। और प्रजातंत्र द्वार कहाँ है? तो ये नवादा में है। जैसे कि यहाँ सभ्यता द्वार कहाँ पे है? पटना में है, पटना गांधी मैदान के पास से। ठीक वैसे ही जो प्रजातंत्र द्वार है कहाँ पे है? नवादा में है। कौन सा तीर्थ है नवादा में? नवादा में गुनियाजी तीर्थ है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं कि औरंगाबाद ज़िले में 195 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। औरंगाबाद ज़िले में कितनी कितनी योजनाओं का? 195 योजनाओं का। और अभी अभी हम लोग ऊपर देखे थे किसका? नवादा ज़िले में कितनी योजनाओं का उद्घाटन किया गया था? 100 कितने 100 लगभग 92 नहीं 142 योजनाओं का उद्घाटन किया गया था और 60 योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे कितनी है? 195, वहाँ पे 142 और यहाँ पे 195। बोल रहा मुख्यमंत्री ने 554 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कुल 195 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 127.43 करोड़ रुपए की लागत से 79 योजनाओं का उद्घाटन किया गया एवं 426.76 करोड़ रुपए की लागत से 16 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितने का उद्घाटन हुआ, कितने का शिलान्यास हुआ। यहाँ पे 195 का उद्घाटन हुआ है और लगभग कितने का? 116 का शिलान्यास हुआ है। क्या क्या है यहाँ पे? औरंगाबाद में क्या क्या विकास हुआ है? बोल रहा है कि प्रगति यात्रा औरंगाबाद ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की प्रमुख घोषणाएं। पहली घोषणा है कि देवनगर पंचायत में रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। देवनगर के बारे में आप सबको पता होगा कि देवनगर वही जगह है जहाँ पे सूर्य मंदिर है औरंगाबाद में। फिर बोल रहा है कि बिशुनपुर कैनाल का निर्माण किया जाएगा। फिर राष्ट्रीय उच्च पथ पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पथ पर जो नेशनल हाईवे होगा वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। और औरंगाबाद शहर में अदरी नदी पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। क्या? रिवर फ्रंट पर डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। फिर बोला मदनपुर प्रखंड के चांद बिगहा ग्राम में केसहर नदी पर चैक डैम का निर्माण होगा। फिर एक नगर पंचायत देव में अवस्थित सूर्य मंदिर के समीप सूर्यकुंड और रुद्रकुंड परिसर में SH 101 तक ग्रीनफील्ड संपर्क पथ का निर्माण किया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है जोग्राफी के लिहाज से भी कि SH1 जो स्टेट हाईवे 101 का निर्माण कहाँ पे होगा? तो जो देव स्थित सूर्य मंदिर है और सूर्य मंदिर में सूर्यकुंड और रुद्रकुंड परिसर से। फिर है कि औरंगाबाद ज़िले में मदनपुर, औरंगाबाद, नबीनगर, हसपुरा, गोह, ओबरा और दाऊदनगर कुल 7 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण। फिर बोला औरंगाबाद ज़िले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम का निर्माण। रफ़ीगंज के लिए बाईपास का रास्ता निर्माण। तो बोला जमहोर पंचायत यदि नगर पंचायत बनने की शर्तों को पूरा करती है तो उसे नगर पंचायत बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। फिर बोल रहा औरंगाबाद में यदि केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव आता है तो इसके लिए आवश्यक ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी।
फिर औरंगाबाद ज़िले में एक नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण, ये तो हर एक ज़िले में बात हुई है, हर एक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोला जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं आगे। हाँ, तो औरंगाबाद ज़िले के बारे में विशेष जानकारी देखते हैं। बोल रहा है स्थापना गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित इस जिले की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी और यह पूर्वी चंपारण जिला और गया जिले से बनाया गया था। नदियाँ कौन कौन सी यहाँ पे औरंगाबाद ज़िले में, तो आदरी नदी है, पुनपुन नदी है, औरंगा नदी है। औरंगा नदी के नाम पे ही इस यहाँ का नाम औरंगाबाद पड़ा है। बटाने, मोहर और जो ये मदर मानक नदियाँ बहती है। बोल रहा है कि भाषा यहाँ का स्थानीय भाषा मैथिली है। मैथिली से ज़्यादा यहाँ मगही भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। बोला पर्यटन स्थल तो गृद्धकुट पर्वत है, बारबरीन का मकबरा है, देव सूर्य मंदिर है, उमगा सूर्य मंदिर है, दाऊद का किला है। दाऊद का किला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दाऊद के किले के नाम पे एक वहाँ पे है जगह है दाऊद नगर नबीनगर बहुत ही फेमस है। फिर यहाँ पे जो उमगा सूर्य मंदिर है, इसको हम लोग मूंगा सूर्य मंदिर बोलते हैं। यहाँ पे पूजा होता है, छठ पूजा होती है। यहाँ पे भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। देव सूर्य मंदिर तो पूरे विश्व भर में प्रचलित है। उसके बाद है कि बारबरीन का मकबरा कहाँ पे है, तो कहाँ पर औरंगाबाद में है। गृद्धकुट पर्वत तो ये है अभी कहाँ पे औरंगाबाद में है। फिर यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हो जाता है, क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है यहाँ पे कि जो ये है नबीनगर जो सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पे है, ये औरंगाबाद में। नबीनगर सुपर थर्मल पावर कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। फिर उसके बाद है अद्री नदी। बोल रहा है कि अद्री नदी कहाँ पर है, तो बोल रही है नदी धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस नदी के किनारे दूर दराज एवं आसपास के लोगों द्वारा छठ महोत्सव मनाया जाता है। यह औरंगाबाद शहर के बीच से गुजरती है और पुनपुन नदी की एक सहायक नदी है। पूछा सकता है कि अद्री नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो पुनपुन नदी की सहायक नदी है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसका उद्गम स्थल देव प्रखंड के अदरी गाँव से माना जाता है। देव एक प्रखंड है औरंगाबाद जिले में और देव प्रखंड के अदरी गाँव से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। फिर ज्ञातव्य है कि यह मानव निर्मित नदी है, प्राकृतिक नदी नहीं है। कैसी है, मानव निर्मित नदी है। एक मानव निर्मित नदी ही है, लेकिन औरंगाबाद जिले के बीचों बीच से गुजरती है। फिर है क्या कि 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव बड़ा चर्चा में क्यों। 7 से 9 फरवरी 2025 के मध्य बिहार के दरभंगा जिले में 12वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सव उत्सव 2025 डिफ का आयोजन किया गया। बोल रहा मुख्य बिंदु, यह उत्सव दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल दरभंगा में के प्रांगण में आयोजित किया गया। दरभंगा के कौन सा स्कूल में, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में ये आयोजित किया गया। फिर बोला 3 दिवसीय इस प्रतिष्ठित फिल्म उत्सव की क्लोजिंग फिल्म बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म दादा लक्ष्मी रही, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिफ का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो दरभंगा में हुआ है। डिफ का आयोजन कहाँ पे हुआ, दरभंगा में हुआ है। और एक कौवा दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव था, 12वां था। और पूछा सकता है दादा लक्ष्मी जो एक मूवी है, फिल्म है, इस मूवी के यहाँ पे कौन है, मतलब कौन निर्देशक हैं, तो डायरेक्टर कौन है, यशपाल शर्मा। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि दादा लक्ष्मी के कौन है डायरेक्टर, यशपाल शर्मा। अभी ऊपर हम लोगों ने एक बुक पढ़ा था जो स्ट्रीट वेंडर टू था, ये ब्यूरोक्रेट था, किसने लिखा है, मनोज कुमार ने लिखा है। और यहाँ पे दादा लक्ष्मी जो मूवी है किसने निर्देशित किया है, यशपाल शर्मा ने निर्देशित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला कि यह उत्सव देश विदेश की 45 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई, इस यहाँ पे की गई, जिसने सिनेमा प्रेमियों और फिल्म निर्माताओं को एक वैश्विक मंच प्रदान किया। 12वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव में युवा सांस्कृतिक प्रस्तुति और सिनेमा क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस उत्सव के समापन समारोह में विभिन्न श्रेणियों में 65 अवार्ड्स प्रदान किए गए। दरभंगा फिल्म क्लब द्वारा आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव लगातार 12 वर्षों से सिनेमा प्रेमियों के लिए प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो दरभंगा महोत्सव है, फिल्म उत्सव है, कब से, तो 12 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितने अवार्ड्स प्रदान किए गए, 65 अवार्ड्स प्रदान किए गए यहाँ पे। तो बोला कि यह न केवल स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकारों को एक साथ लाने का कार्य करता है, बल्कि मिथिला और बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को भी वैश्विक मंच प्रदान करती है। जो मैथिली संस्कृति अभी हम लोग को जो लैंग्वेज है, मैथिली लैंग्वेज को मतलब 8वीं अनुसूची में जगह मिला है, तो इस लिहाज से भी जगह ये जो तथ्य इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 12वें दरभंगा फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, दरभंगा में किया गया। और उसमें कौन सी मूवी जो थी उसको किया गया, कौन सी मूवी को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, कौन सी मूवी दादा लक्ष्मी थी, जो कि यशपाल शर्मा द्वारा निर्देशित की गई थी।
यह दरभंगा जिले के बारे में जानते हैं। यह बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में बागमती नदी के किनारे स्थित है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। पूरा दरभंगा के उत्तर में मधुबनी, दक्षिण में समस्तीपुर, पूर्व में सहरसा, पश्चिम में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले। मतलब चौहद्दी दिया एक तरीके से। ये जो दरभंगा है, यहाँ पे दरभंगा है, दरभंगा के जो उत्तर में कौन है तो मधुबनी है, उत्तर मधुबनी है। दक्षिण में कौन है? समस्तीपुर है। फिर पूर्व में कौन है? सहरसा है। पश्चिम में कौन है? मुजफ्फरपुर है और सीतामढ़ी है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि दरभंगा शब्द संस्कृत भाषा के शब्द द्वार बंग या फारसी भाषा के दर ए बंग यानी बंगाल का दरवाज़ा का मैथिली भाषा में कई सालों तक चलने वाले स्थानीयकरण का परिणाम है। मतलब या तो या कहें इसको फारसी भाषा का शब्द बोले या फिर संस्कृत भाषा के कहें। फारसी भाषा कहें तो द्वार बंग होगा और इसका जो कहें मैथिली का मतलब संस्कृत भाषा के द्वार बंग है या फिर फारसी भाषा के दर ए बंग कहें। बात देखिए दोनों का मतलब एक ही है कि किसका? बंगाल का दरवाज़ा है। और दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन से 3 जिले हैं तो हम लोग देख सकते हैं। दरभंगा है, मधुबनी और समस्तीपुर है। फिर बोल रहा है कि दरभंगा जिला का कुल क्षेत्रफल 2279 वर्ग किलोमीटर है। दरभंगा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2279 वर्ग किलोमीटर। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 मुख्य आवंटन। बोल रहा है कि बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बोला चर्चा में क्यों? राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार 17 फरवरी 2025 को बिहार के सिवान में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार के सिवान में, किस जिले में? सिवान में मुख्य तौर पे ये आया था। कितनी की तीव्रता के साथ? तो 4.0 की तीव्रता के साथ। फिर बोल रहा है कि मुख्य बिंदु राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यह भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। यह देश भर में भूकंपीय वेधशालाओं का एक नेटवर्क संचालित करता है तथा भूकंप और सुनामी पर वास्तविक समय का डेटा और सूचना प्रदान करता है। वे बोल रहा है जनता को भूकंप संबंधी अलर्ट और अपडेट प्रदान करने के लिए भू कैंप नामक एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप चलाता है। यहाँ क्या है? भू कैंप नाम है इसका, भू कैंप। लेकिन भू कैंप ना होकर ये क्या किस बारे में है? भूकंप के बारे में है। फिर है क्या कि तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बन रहा है कि किस ज़िले में भूकंप का 4.0 तीव्रता महसूस किया गया? तो सिवान ज़िले में। और कौन सा ऐप है वहाँ पे? तो भू कैंप ऐप है। फिर मधुबनी चित्रकला। बोला चर्चा में क्यों? बोला यूरोपीय देश की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के बच्चों को भारतीय लोक कला पर आधारित एक लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट और जिगसॉ पहेली उपहार में दी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे। फ्रांस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के बच्चों को, फ्रांस गए थे लेकिन अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं कौन? JD वेंस हैं, उनके बच्चों को उन्होंने कुछ खिलौने दिए हैं। खिलौने कौन से क्या क्या थे? तो एक लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट था और एक जिगसॉ मतलब पहेली था। फिर बोल रहा है कि मुख्य बिंदु उपहारों के बारे में। लकड़ी का रेलवे खिलौना किसको दिए थे? अमेरिका के उपराष्ट्रपति को। वो कहाँ गए थे? उपराष्ट्रपति के बच्चों को, सॉरी। और कहाँ गए थे? फ्रांस गए थे। तो जाओ कहीं और दे के आओ कहीं किसी और को। बोला कि मुख्य बिंदु उपहारों के बारे में। पहला बोला कि लकड़ी का रेलवे खिलौना। बोला प्राकृतिक लकड़ी से तैयार और पर्यावरण के अनुकूल वनस्पति रंगों से रंगा गया यह खिलौना बच्चों की सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करता है। यह लकड़ी के रेलवे खिलौने को एक कालातीत क्लासिक बताया गया जो पुरानी यादों को स्थिरता के साथ जोड़ता है। मतलब जैसे जिस तरीके से आज हमारे खिलौने बनाए जाते हैं प्लास्टिक वगैरह इन सब चीज़ों के और टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं और जो कि बच्चों के लिए मतलब हानिकारक ही साबित हो रहे हैं, जितना कहा जा सके हानिकारक साबित हो रहे हैं। आज वीडियो गेम्स के बच्चों की जो है लत लग गई है, उसके स्थान पे एक प्राकृतिक खिलौना जो कि लकड़ी से बना हुआ है रेलवे खिलौना दिया जाना बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और ख़ासकर क्योंकि ये बिहार के संस्कृति से जुड़ा हुआ मधुबनी आर्टिस्ट पे है तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा तो खिलौना था जिगसॉ पहेली, इसके बारे में जानते हैं। और इसमें पश्चिम बंगाल की काली घाट कला, संथाल जनजाति की संथाल पेंटिंग और बिहार की मधुबनी पेंटिंग जैसी विभिन्न लोक चित्रकला शैलियों को शामिल करके भारत की समृद्ध कला विरासत को दर्शाया गया है। ठीक है। बोला लकड़ी का वर्णमाला सेट यह एक टिकाऊ, सुरक्षित और आकर्षण शिक्षण उपकरण है जो कौशल और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है।
ठीक है। जिक्सॉफ वैली में क्या क्या है, कहाँ कहाँ की है, तो कालीघाट कला है पश्चिम बंगाल की, संथाल जनजाति की संथाल पेंटिंग है, और बिहार की मधुबनी पेंटिंग, तीनों को शामिल किया गया था। एक वर्णमाला सेट दिया गया है सॉल्व करने के लिए उन लोगों को। अब आइए जानते हैं मधुबनी कला के बारे में। बोले उसकी उत्पत्ति, मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है। यह चित्रकला सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध भारतीय कला रूपों में से एक है, जिसका नेपाल में भी अभ्यास किया जाता है। मधुबनी कला जो है बिहार में तो है ही, भारत भर में प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन ये नेपाल से भी संबंध रखती है, क्योंकि नेपाल से सटे हुए जो ज़िले हैं हमारे, उन्हीं में इसका विकास हुआ है। बोला मधुबनी कला के निशान भारतीय महाकाव्य रामायण में भी देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि मधुबनी कला के मतलब स्मृतियों को कहाँ देखा जा सकता है, तो हमारे रामायण में भी। बोला इसे मिथिला या मधुबनी कला के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद है कि विशेषताएं, ये चित्र अपने आदिवासी रूपांकनों, चमकीले मिट्टी के रंगों के उपयोग के कारण लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है, तो इसके आदिवासी रूपांकन के कारण और जो मिट्टी के रंग है, जो चमकीले मिट्टी के रंग है, उसके उपयोग के लिए फेमस है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि परंपरागत रूप से गांव की महिलाएं अपनी भावनाओं, आशाओं और विचारों के प्रदर्शन के रूप में अपने घरों की दीवारों पर ये चित्र बनाते थे। भित्ति चित्र था एक तरीके का। आज मांग को पूरा करने के लिए पुरुष भी इसमें शामिल हो गए, मतलब हाई डिमांड है इसका, इस पेंटिंग का, सो यहाँ पे पुरुष भी शामिल हो गए। पहले ऐसा मतलब आर्ट देखने को मिल रहा है या फिर काम देखने को मिल रहा है जो औरतों का था, और पुरुष भी इसमें शामिल हो रहे हैं। फिर बोल रहा है कि इसमें शैली क्या है, स्टाइल क्या है इस चीज़ की, मधुबनी पेंटिंग की। तो ये मधुबनी पेंटिंग का जो स्टाइल है वो ज्यामितीय पैटर्न है, ज्योमेट्रिकल शेप्स में बनाए जाते हैं। इसमें मेनली जो पुष्प होता है, फूल होता है, पशु पक्षी का रूपांकन शामिल है। मतलब एक मनुष्य की आकृति न बना के इसमें पशु पक्षी और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका यहाँ पे बनाया जा रहा है। पूरा रंग, चित्रों के इस्तेमाल में किए जाने वाले रंग पौधे और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक अर्क से बने होते हैं। उदाहरण के लिए काला रंग गाय के गोबर में कालिख मिलाकर बनाया जाता है, नीला रंग नील से, सफ़ेद रंग चावल के पाउडर से, और नारंगी रंग पलाश के फूलों से बनाया जाता है। कितना मतलब इसमें सही है, रंग भी प्राकृतिक है। आज मतलब होली के टाइम पे जो हम लोग रंग खेल रहे, खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन वो रंग कितने हानिकारक हैं, कितना हानि पहुँचा रहे हैं हमारे शरीर को, कि उनसे एलर्जी वगैरह ये सब हो जा रहा है। और उसकी जगह पे अगर हम ये जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जो जिन रंगों का, प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया जाता है, अगर उनको अपनाएं तो मतलब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजो के रख सकते हैं, और ये एक तरीके से पूरे जो विश्व है उसके लिए भी आदर्श बन सकता है। फिर क्या है, गया ज़िले के स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि जो कब लगभग 2022 से करीब में जो मिथिला मखाना है उसको जीआई टैग मिला था। और फिर जो गया ज़िले का स्टोन आर्ट है जो हाल ही में यहाँ पे मिला है, गया ज़िले के स्टोन आर्ट को जीआई टैग। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, जीआई का मतलब क्या है, जीआई का मतलब जी से होता है जियोग्राफिकल, 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 और आई से क्या होता है, इंडिकेशन, क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जीआई टैग। यानी कि जिन भी मतलब उत्पादों को जीआई टैग मिलता है उनको जियोग्राफिकल लेवल पे, यानी विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे उनको एक पहचान मिल जाती है, आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। बोला मुख्य बिंदु स्टोन आर्ट के बारे में। बोला बिहार के गया जिले के नीमचक पथानी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा गांव, पत्थरकट्टी गांव। मूर्ति कला, कौन सा मूर्ति कला, स्टोन आर्ट। बोला स्टोन आर्ट में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी की मूर्तियों के अतिरिक्त विभिन्न कलाकृतियों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। बोला वैश्विक पहचान, गया जिले के पत्थरकट्टी गांव में स्टोन आर्ट से जुड़े 650 से अधिक शिल्पकार हैं। जीआई टैग मिलने से न केवल इन शिल्पकारों की बल्कि मूर्तिकला को भी विदेशों में एक नई पहचान मिलेगी। गांव बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थरकट्टी गांव। आर्ट कौन सा है, स्टोन आर्ट। किन की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो भगवान बुद्ध और महावीर की मूर्ति है। फिर बोल रहा है कि इतिहास, माना जाता है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस गांव का नाम पत्थरकट्टी रखा है। मतलब महारानी अहिल्याबाई होलकर का गया में बड़ा योगदान रहा था। विष्णुपद मंदिर के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था बाद में जाके। फिर उसके बाद ये है कि यहीं पर शिल्पकारों ने काले ग्रेनाइट पत्थर की पहाड़ी को खोजा है। पत्थरकट्टी के काले ग्रेनाइट पत्थर से विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया गया। यानी कि यही जो गांव है, गांव का नाम क्या है, पत्थरकट्टी। अगर पूछा जाए कि विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है, तो पत्थरकट्टी गांव में है। गया में है ठीक है, लेकिन कौन से, पत्थरकट्टी गांव में है। पत्थरकट्टी गांव का नामकरण भी कौन की थी, रानी अहिल्याबाई होलकर की थी। और कौन सी यहाँ पे पत्थर की पहाड़ी है, तो ग्रेनाइट पत्थर की पहाड़ी है। तो बोल रहा बिहार के अन्य जीआई टैग।
तो बिहार के अन्य कौन से उत्पाद हैं इनको जीआई टैग मिला है? तो बिहार का जर्दालू आम है, शाही लीची है, कतरनी चावल है, मकई पान है और मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग, मगही पान, 2 हो गया। फिर जर्दालू आम और शाही लीची 2 फल हो गया, और एक कतरनी चावल, कतरनी नहीं कतरनी चावल, एक आम, लीची, जर्दालू आम, शाही लीची, फिर मगही पान, मधुबनी पेंटिंग और फिर कतरनी चावल। और अभी हम लोग देखें किसको स्टोन आर्ट को मिला जीआई टैग, और उसके पहले 2022 में किसको मिल चुका है ये मिथिला मखाना को। तो बोल रहा है कि जीआई टैग क्या है? तो फिर बोल रहा है कि जीआई टैग का पूर्ण रूप जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। यह टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी विशिष्टता, गुणवत्ता या प्रतिष्ठा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। जीआई टैग मिलने के से उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। फिर बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के तहत, यानी कि ट्रिप्स पर समझौते के तहत किया जाता है। तो जीआई टैग के तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन मानक तैयार करता है? तो डब्ल्यूटीओ में भी कौन सा समझौता है? ट्रिप्स समझौता है। बोला वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। जीआई टैग के लिए कौन सा एक्ट है? तो 1999 है, और पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो बोल रहा है जो सितंबर 2003 से लागू हुआ, मतलब ये एक्ट आ गया था 1999, लेकिन जीआई टैग जो है ये कब से लागू किया गया? तो ये 2003 से लागू किया। आया कब था एक्ट? 1999। लागू कब से किया गया? तो 2003 से। ठीक है। बोला इस वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन सा भारतीय उत्पाद है जिसको पहली बार जीआई टैग दिया गया? तो दार्जिलिंग टी को, और 2004 में मिला था। 2003 से जीआई टैग मिलना शुरू हुआ था इंडिया में, और मान्यता मिली थी 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को मिला। तो बोला भौगोलिक संकेतक का जो पंजीकरण होता है 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। फिर एक बिहार ने 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता। किस खेल में जीता है वह स्वर्ण पदक? तो बोला चर्चा में क्यों? उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नेशनल गेम है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता। बोला 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के मध्य उत्तराखंड में किया गया। इसका उद्घाटन देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। पूछा जा सकता है कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे, किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड के किस स्टेडियम में? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पर? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और कौवा राष्ट्रीय खेल था ये? तो 38वां राष्ट्रीय खेल था। बोला खेलों का शुभंकर मौली था, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित था। अच्छा, उत्तराखंड में एक पक्षी है, राज्य पक्षी है, स्टेट ये बर्ड है, जिसका नाम है क्या? मोनाल। क्या नाम है? मोनाल। और मोनाल से उसका शुभंकर रखा गया था मौली। वो राष्ट्रीय खेलों में 32 खेल प्रतियोगिताएं शामिल हुई, और 30वां खेल प्रतियोगिता था राष्ट्रीय खेल, उसमें प्रतियोगिताएं कितनी शामिल हुई? 32। तो बोला महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण, 71 रजत और 76 कांस्य पदक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूछा सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने, जबकि हरियाणा 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य पदक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रहा। पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा। फिर बोल रहा 39वें राष्ट्रीय खेल 2026 में मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। 38वां उत्तराखंड, कहाँ किस स्टेडियम? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। और उसके बाद जो 39वां कहाँ पे? मेघालय में। और पहला कौन रहा 38वें राष्ट्रीय खेल में? महाराष्ट्र रहा, दूसरा हरियाणा रहा। और बिहार को कितने बाद मिला पदक मिला स्वर्ण पदक? तो 25 वर्षों बाद मिला। बिहार के लिए यही खास रहा। बोला मुख्य बिंदु 8 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार के महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने लॉन बॉल की ट्रिपल महिला प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है तीनों का। खुशबू कुमारी जो पहले से ही बहुत ही फेमस रही है, खुशबू कुमारी, फिर निखत खातून और पायल प्रीति। खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति। खुशबू, निखत और पायल तीनों को मिला स्वर्ण पदक मिला है। किस प्रतिस्पर्धा में? तो लॉन बॉल प्रतिस्पर्धा में। बोला बिहार ने 25 वर्षों के बाद राष्ट्रीय खेलों में यह स्वर्ण पदक प्राप्त किया। खुशबू, निखत और पायल। खुशबू, निखत, पायल। फिर बोल रहा है कि फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने पश्चिम बंगाल को 15-14 के करीबी अंतर से हराया। और तीसरे राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने 1 स्वर्ण पदक, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर
सहित कुल 12 पदक के साथ 29वां स्थान पर रहा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार का स्थान 29वां रहा। बिहार ने कितना स्वर्ण पदक जीते? 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य, 1, 6, 5।